आप लोगों का फिर से स्वागत है 40 मिनट क्लासेस में। आज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चौथी क्लास है और इन 3 क्लासों में हमने एक तरह का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था। आज एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। भाई सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का मतलब है कि मान लीजिए हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और उसके अंदर हमें दे नहीं रखा है कि टर्म कौन कौन सी हैं कौन सी नहीं है। ठीक है, अभी उदाहरण जब देंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे अगर दिया हो कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म का सम समथिंग हो या 4 कंसेक्यूटिव टर्म का सम समथिंग हो या 5 कंसेक्यूटिव टर्म का सम समथिंग हो, तो उसके अंदर हमें टर्म्स को मानना क्या है। ठीक है, अब जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हैं, हमें पता है पहली टर्म ये होती है, दूसरी टर्म ये होती है, तीसरी टर्म ये होती है, ऐसे सो ऑन, है ना, इस तरीके से जाती है। पर अगर हमें दिया हो कि आपके पास कोई भी 3 टर्म है, ठीक है, उनका कॉमन डिफरेंस ये है या सम ये है, तो आप अगर ये मानोगे तो इस तरीके से सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो भाई कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमें आसान पड़ जाता है टर्म्स को मानना, है ना, तो उस तरीके से मानेंगे। इस चीज़ को साथ साथ नोट भी करते जाना। जैसे मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, यह नंबर ऑफ टर्म्स और हमको टर्म्स क्या माननी है और इसके अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। अगर भाई क्वेश्चन में हमको ये दिया हो कि आपको 3 टर्म लेनी है, तब तो तुम्हें मानना है a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। अब जैसा कि भाई हमने यहाँ पे माना a माइनस डी माना, a माना, a प्लस डी माना। अब देखो इसमें डी प्लस हो रहा है, इसमें जब d प्लस होगा तो a आ जाएगा, इसमें d प्लस होगा a प्लस डी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हमें 4 टर्म दिया हो, ठीक है, कि आपको 4 टर्म माननी है, तब तो a माइनस 3d मानना है, a माइनस डी मानना है, a प्लस डी मानना है एंड a प्लस 3d मानना है। तो यहाँ पे देखो 2d प्लस हो रहा है भाई, माइनस 3d में प्लस 2d प्लस किया तो माइनस डी आया, माइनस डी में प्लस 2d प्लस किया तो प्लस का d आया, देन प्लस 2d प्लस किया तो 3d आया। तो यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2d हो गया। इसी तरीके से 5 टर्म दी हो सकता है अभी समझ में आ ना रहा हो कि ये है क्या चीज़। ठीक है, अभी जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, अभी तो इस चीज़ को नोट कर लो। a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, देन आएगा a माइनस 3d और सॉरी a प्लस 3d, a प्लस में 5d। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस ये होगा। ठीक है, इससे आगे देगा नहीं। ठीक, तो यहाँ तक तुम लोगों को भाई नोट कर लेना है कि जब भी दिया हो 3 टर्म लेट करनी है तो 3 टर्म ये लेट करोगे, 4 टर्म लेट करनी है तो 4 टर्म ये लेट करोगे, 5 में ये, 6 में ये। ठीक है, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस में d 2d d 2d। ठीक, ये तुमको याद करना पड़ेगा, पहले से नोट कर लो। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा कि ये क्या खिचड़ी है। ठीक है, अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है भाई, उतार लिया होगा। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें बोर्ड पर, यहाँ पे बोले 3 नंबर आर इन AP, यानी कि 3 ऐसे नंबर हैं जो कि AP में है और उनका सम 27 है और प्रोडक्ट 648 है। इस डाटा की मदद से हमें बता दो कि वो टर्म्स क्या है, यानी कि वो AP क्या है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि जो इससे पहले चीज़ लिखवाई गई थी वो क्या थी। क्या इसमें तुमको A दे रखा है, नहीं। क्या D दे रखा है, नहीं। जब तुम्हें कुछ दे ही नहीं रखा, बस यहाँ पे इतना बोला भाई कोई सी 3 टर्म है, हमें पता नहीं है कौन सी है, तब तो हमें लेट करना पड़ेगा ना। अब मान लो इससे पीछे वाला हमने कॉन्सेप्ट ना पढ़ा होता तो हम क्या लेट करते, पहली टर्म को A लेट करते, दूसरी टर्म को a प्लस डी और तीसरी टर्म को a प्लस 2d। फिर इनका सम कितना है 27, तो इनमें सम कर देते। तो सम करने पे क्या आता, 3a प्लस में 3d इक्वल टू 27, इस तरीके से आता। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन 648 दे रखा है, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करते, a का क्यूब चढ़ जाता, d के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता, तो नहीं समझ में आता ना। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझाया गया था। अब देखो, जो तुम लोगों ने कॉपी में बनाया होगा, अगर उसको देखोगे
तो उसमें दिया गया है कि भाई जब आपको 3 टर्म लेट करनी है तो आपको क्या लेना है। अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो जब सॉल्यूशन करोगे तो लेट द टर्म्स भी, तो टर्म्स को क्या मानोगे भाई, 3 टर्म को क्या मानते हैं, पहली टर्म को a माइनस डी, दूसरी टर्म को a एंड तीसरी टर्म को a प्लस डी। क्या ये बात समझ में आई? अब समझ में आ रहा है कि जो पीछे लिखवाया गया था क्या था, ठीक है? नहीं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई साहब ये जो पहली टर्म है, ठीक है, जमा दूसरी टर्म और जमा तीसरी टर्म, भाई किसके बराबर है, 27 के। अब ब्रैकेट अगर ओपन करोगे a माइनस डी प्लस ए प्लस में a प्लस डी इक्वल टू 27, भाई माइनस का d प्लस का d कट गया, यहाँ पे कितना आया 3a इक्वल टू 27, तो a इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। अब भाई a इक्वल टू 9 आ गया। अब हमें पता है कि इसके अंदर कुछ भी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a और d चाहिए होता है, तो a तो निकल गया, अब d निकालते हैं। क्या भाई क्वेश्चन कोई और बात भी हमको कह रहा था, ये तो एक ही बात थी, दूसरी बात भी कह रहा था भाई प्रोडक्ट वाली, तो इसके आगे क्या कर लेंगे, इसके आगे भाई एक और बात कह रहा था कि जो भाई साहब पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और तीसरी टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 648 के बराबर है। चलो अब कैलकुलेशन देखो इसमें करना सीखते हैं। भाई क्या a माइनस डी और a प्लस डी क्या वही वाली शक्ल बन गई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली? इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर और इंटू में a है, इंटू में a है ये वाला, तो भाई इक्वल टू 648 हो गया। अब भाई इसमें से मुझे किसकी वैल्यू पता है, इसमें से मुझे a की वैल्यू पता है, तो a की जगह पुट कर दो, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ पे 9 आ गया। अब क्या इस 9 को मैं इधर डिवाइड में ले सकता हूँ, तो डिवाइड इसको कर दोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिटो के लिखने जा रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है, ठीक है। इतना तो नोट कर लिया होगा भाई, नहीं किया होगा वीडियो पीछे करके नोट कर लेना, ठीक है। अब भाई जैसा कि वहाँ पे देख सकते हो, तो भाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 648 अपॉन में 9। अब इसे काटोगे क्या आएगा 9 7 63। अब यहाँ पे 1 बचा 9 2 8, तो भाई अब यहाँ पे भी 9 कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 था, अब 9 की जगह भाई 81 आ गया, यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू 72 आ गया। अब क्या होगा भाई, इस 72 को इधर ले आओ और इस डी को इधर ले जाओ, तो देखोगे भाई 81 माइनस 72 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो भाई 81 में से 72 गए तो 9 आया। तो भाई जब डी स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अरे भाई डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई, है ना, ये बात समझ में आ रही ना, क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर भी करोगे तब भी 9 आएगा और माइनस 3 का स्क्वायर भी करोगे तब भी 9 आएगा। तो भाई मुझे ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया। अब जो क्वेश्चन को पूछना है बताओ, हाँ जरूरी है भी कि भाई कि प्लस और माइनस दोनों लोगे, क्योंकि दोनों से ए पे बनेगी, ठीक। तो ये चीज़ तो उतार लोगे अभी, ठीक है, पॉज करके उतार लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो जब यहाँ तक कर लोगे, हमारे भाई डे 2 आए हैं, तो एक बार तो हम लेंगे इफ़ डे इक्वल टू 3 हम माने। अगर डे इक्वल टू हम 3 मानेंगे तो भाई ए अपना क्या है ना, तो ए पी हमारी क्या हो जाएगी भाई, डी ए अपना 9 है। अब हमें पता है डी प्लस होता है ना, डी प्लस होता है। अच्छा अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ, फिर यहाँ 12 लिखूँ, फिर उसके आगे 15 लिखूँ, तो क्या मेरा आंसर सही होगा? अरे बेटा आंसर गलत होगा। गलत क्यों होगा? तुमने भाई ए पी क्या मानी थी? अरे तुम लोगों ने ए पी क्या मानी थी? ए पी तुम लोगों ने क्या मानी थी? 3 टर्म को क्या माना था तुमने? 3 टर्म को माना था a माइनस डी ए प्लस डी। अब जब तुमने ये माना तो अपने हिसाब से थोड़ी ले लोगे। अब तुम्हारी पहली टर्म क्या हो जाएगी 9 माइनस 3, 9 एंड 9 प्लस 3, तो भाई क्या हो जाएगी वो? अरे यार 9 माइनस 3 6 हो गया, 9 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। तो ये चीज़ तुम रफ में करोगे,
ठीक है, और तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है, कि अगर हम d इक्वल टू 3 लेते हैं तब तो हमारी AP हो जाएगी 6 9 12, ठीक है। एंड अगर तुम d इक्वल टू -3 लोगे तो देखो रफ में जाओगे तो a तो 9 ही है, तो माइनस माइनस 3 9, फिर 9 प्लस -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 3 12, 9 और यहाँ 6 आ जाएगा। तो जब d इक्वल टू -3 लोगे तो ये हो जाएगा। तो क्या दोनों ही AP हैं? हाँ भाई हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें फिट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो दोनों ही हमारे आंसर सही है। दोनों लिखने पड़ेंगे क्योंकि भाई d² इक्वल टू 9 है तो d प्लस माइनस का 3 होगा। ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भाई ये गलती मत करना कि a तुम्हारा निकल गया तो उसमें d प्लस प्लस करते जाओ। ये देखो कि हमने माना क्या था, जो माना था वो लोगे, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट भी करोगे 648 आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे शक हो तो अपना करके देख लो, नोट कर लो। आया समझ कि क्या मान रहे थे? अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, ये उसकी एप्लीकेशन है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि आपके पास है भाई क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल AP में है, यानी कि एक एंगल सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, ठीक है। और कितने का है भाई डिफरेंस? 10 का है। तो हमें बताने कि इसके एंगल्स क्या हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन में ट्रायंगल भी हो सकता है कि एक ट्रायंगल के जो एंगल है AP में है, ठीक है, और रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, देखो रेक्टेंगल नहीं होगा भाई, रेक्टेंगल कहाँ से हो जाएगा? रेक्टेंगल के तो सारे एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो भाई अब इसके अंदर मुझे क्या पता है? अब जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन देखा था तो उसमें यार दे तो रखा था उसमें कि 3 एंगल का सम 27 है और उनका मल्टीप्लिकेशन, पर यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दे रखा, बस कॉमन डिफरेंस दिया है। तो और क्या पता है मुझे भाई? क्या क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है? तो बस इसी प्रॉपर्टी के सहारे हम कर देंगे। यदि यहाँ पे ट्रायंगल दिया होता तो उन तीनों एंगल का सम कितना होता? 180 होता, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे 4 एंगल हैं, तो 4 एंगल भी हमें भाई लेट करना आता है। अगर हम एंगल्स मानेंगे तो भाई अब तुम लोगों ने कॉपी में लिखा होगा, पन्ना पलट के देख सकते हो। तो क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या मुझे कॉमन डिफरेंस दे रखा है? कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना, देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? कॉमन डिफरेंस 10। तो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें जब कॉमन डिफरेंस 10 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस इसके अंदर क्या है? 2d। ये बात समझ में आई? कॉमन डिफरेंस में 2d है तो 2d की वैल्यू 10 हो गई, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अरे भाई d पता लग गया, अब एक और चीज़ बस पता करनी है हमको, a पता करना है। अब नाउ अब भाई क्या मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि भाई a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस में a प्लस 3d इक्वल टू 360 होता है? ये बात लिख सकते हैं और इसका रीज़न भी दे देंगे। भाई क्या रीज़न दोगे? ठीक है, क्या रीज़न दोगे? ठीक है, बस यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ लिख दोगे। अब भाई अगर मैं इनको प्लस करूँ, माइनस का 3d प्लस का 3d कट गया, माइनस का d प्लस का d कट गया, बचा 1 2 3 4, 4 बार a बचा। तो इस चीज़ से मैं लिख सकता हूँ कि भाई 4a की वैल्यू 360 हो गई, तो a की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। लो भाई a और d पता लग गया। अब जो पूछना भाई पूछे। अब इसने पूछा क्या है? फाइंड द एंगल्स। अब वही गलती मत कर देना कि भाई a लिया फिर d प्लस किया, d प्लस किया। ये देखो ना हमने माना क्या है, तो उसके हिसाब से करो। भाई पहला है a माइनस 3d, तो 90 माइनस में 3d, तो d अपना ये है, तो 5 5 3 जा 15, तो 90 में से 15 गए तो हेंस एंगल्स आर, भाई 90 में से 15 गए तो 75,
फिर उसके बाद है a माइनस डी यानी कि 90 माइनस में d यानी कि 90 माइनस 5, तो कितना हो गया 85। और देखो जब मुझे अगर पहली टर्म पता लग गई, पहली टर्म पता लग गई और वैसे भी कॉमन डिफरेंस मुझे 10 दे रखा है, तो आप मैं तो सीधा लिख सकते हम 95 एंड 105। तो क्या भाई इनका सम 360 आ रहा है, 360 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? ठीक है। अब इस क्वेश्चन की जगह पे तुमको ये भी दे सकता है कि भाई यहाँ ट्रायंगल भी हो, तो तुम्हें पता है ट्रायंगल में क्या करना है, 180 तुम्हें कर देना है। ठीक है, तो यह है इसकी एप्लीकेशन है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए ये इनफ है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लो। आया भाई? आओ भाई, अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, जो कि है अर्थमेटिक मीन। भाई मीन का मतलब सब जानते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी कि जो बीच की वैल्यू होती है। ठीक है भाई, मीन का मतलब क्या होता है, बीच की वैल्यू, यानी कि उसे एवरेज भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो मीन आ जाए। ठीक, तो इसको देखो, ये इस ढंग से हमें समझना है कि भाई यदि हमको कोई 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखी है किसी भी एपी की, 3 कंसेक्यूटिव टर्म, अब तुम कोई सी एपी ले लो, कोई सी भी ले लो। भाई मैंने लिया 3 6 9, क्या भाई एपी में है? भाई 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखो इसमें ये चीज़ करूं, 9 + 3 कितना हुआ 12, और 12/2 कितना हुआ? 12/2 कितना हुआ? 12 / 2 कितना हुआ? 6 हुआ ना। क्या बीच की वैल्यू आई? आई ना बीच की वैल्यू? भाई मैंने 8 लिया, 12 लिया और मैंने 16 लिया। भाई 4 4 का डिफरेंस है, एपी है। भाई 16 + 8 कितना हो गया? 24 हो गया। 24/2 कितना हो गया? 12 हो गया। अच्छा मैं मीन समझ गया, हो गया भाई। करके 2 4 6 लिया। भाई 6 + 2 8 हुआ, 8/2 कितना हुआ? 4 हुआ। तो क्या एक हमको पैटर्न समझ में आ रहा है कि भाई कोई भी जो एपी होती है उसकी कोई 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, तो आप जो सबसे पहले टर्म आ रही है और जो आखिरी में टर्म आ रही है उनको प्लस करके /2 करोगे तो बीच की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, किसी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी के अंदर जो बीच वैल्यू होती है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसके अंदर अर्थमेटिक मीन इसका क्या है, भाई ये है। इसके अंदर इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, ये है। इसके अंदर इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, ये है। इसी तरीके से अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मानता हूं ए बी सी, तो इसके अंदर इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, बी है। और ये कैसे निकल सकता है, a जमा सी / 2 = आ जाएगा अपना b। और दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। भाई दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई देखो 6 - 3 कितना हुआ? 3। और 9 - 3 कितना हुआ? 3। 12 - 4 कितना हुआ? सॉरी 12 - 8 कितना हुआ? 4। और 16 - 12 कितना हुआ? 4। 4 - 2 कितना हुआ? 2। और 6 - 2 कितना हुआ? तो क्या मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि भाई 4 - 2 जो आएगा वही 6 - 4 के बराबर होगा? कह सकते हैं क्या? इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ भाई जो 6 - 3 होगा वही 9 - 6 भी होगा? कह सकता हूँ क्या? 12 - 8 जो होगा वो 16 - 12 होगा? ये भी कह सकता हूँ। तो इसी तरीके से अगर भाई ए बी सी एक ए पी है तो क्या मैं कह सकता हूँ भाई बी - ए जो होगा वही सी - बी होगा? अब देखो अगर मैं यहाँ से करूँ भाई इस बी को इधर ले जाता हूँ, ए को इधर ले आता हूँ, तो इधर तो b + b आ गया, इधर c + a आ गया, इधर 2b बन गया भाई। तो एक तो ये हमें याद रखना है। और 2 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो क्या बन गया, चाहे a + c लिखो चाहे c + a लिखो, ये तो क्या भाई सेम चीज़ आ गई, सेम चीज़ आ गई। तो तुमको भाई ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म दी होगी हमें एपी की और उसमें कुछ भी नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब वो कौन सा केस है, अर्थमेटिक मीन का केस है। पहचान क्या है इसकी कि 3 टर्म होगी। बात आई समझ? पहचान ये है 3 टर्म होगी। तो भाई ये हमें समझ में आया कि इसके अंदर या तो ये लगाऊंगा या तो ये लगाऊंगा, बात एक ही है। और ये आया कहाँ से, ये हम उदाहरण से समझ चुके हैं। बात आई समझ? ठीक है, इसको उतारो, अभी एक इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ठीक है।
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो भी हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा देखो, उसके ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि बोला है इफ़ x+1 3x एंड 4x+2 आर इन AP, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो इससे पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, लगभग शकल हमें पढ़ने में उस तरीके की लग रही है, पर देखो पहचान क्या है, क्या इसमें कुछ तीनों का सम दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, और क्या जो लेट करी गई है क्या उसी पैटर्न में है, नहीं उस वाले पैटर्न में भी नहीं है, कुछ नहीं दिया हमें, बस ये बोल दिया कि ये AP में है, ठीक है। अब देखो हमारे दिमाग कैसे चलेगा, अरे यार गुरुजी ने बताया था कुछ ना दिया हो और 3 टर्म दी हो, तो किसकी पहचान है ये, अर्थमेटिक मीन की। तो तुरंत हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इक्वल टू बीच वाली टर्म। बात समझ में आई, तुरंत हम फॉर्मूला लगा देंगे भाई, क्योंकि मुझे पता है भाई AP में है तो इसका और इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ये, मतलब कि इस पूरी AP का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ये होगा, ठीक। तो भाई हम तुरंत लगा देंगे नाउ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x+1 प्लस में 4x+2 बाय 2 इक्वल टू 3x हो गया भाई। ये 2 इधर जाके हो जाएगा तो 6x हो गया। अब इधर x+4x 5x 1+2 3। अब भाई मुझे पता है x पता करना है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ बाकियों को दूसरी तरफ। अब 5x को मैं इधर लेके गया तो भाई 6x - 5x हो गया इधर, और इधर बचा 3। ये सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो कौन मल्टीप्लाई, बीच बीच में प्लस होगा तो इसी ठीक है। तो भाई 6 में से 5 गए, x आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। था भाई इजी क्वेश्चन। बस इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा जब कुछ नहीं दिया होगा और तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि भाई ये तो 3 टर्म है, अरे भाई ये तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, 3 है, बस तुरंत आ जाएगा, ठीक। इसको उतार लो।